अच्छा, सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड है हमारे पास, जो कि डिस्कशन में मैंने आज लाना है आपके साथ। तो इसमें जो है बेटा, वो आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आप करके डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास अब एसेट है, उसकी लाइफ है। ठीक है, तो उसकी लाइफ जो है, आप सपोज 4 साल है, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल 4 3 2 1 इस तरह से लिख देना है। ठीक है, और फिर इन सबको आप टोटल कर लेंगे, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। तो ये आपके पास टोटल कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट ये आपने किया। दूसरे में आपने क्या किया, 3 है तो आपने 3/10 कर दिया और मल्टीप्लाई कर देना डेप्रिशिएबल अमाउंट से। फिर आपने क्या करना है, 2/10 ओवर मल्टीप्लाई बाय डेप्रिशिएबल अमाउंट कर देना है। और फिर आपने क्या करना है, 1/10 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिशिएबल अमाउंट। और इससे क्या होगा, आपके पास हर साल की डेप्रिसिएशन जो है वो आती जाएगी, पहले साल की, दूसरे, तीसरे, चौथे साल की। ठीक है, आपने क्या करना है, जितनी लाइफ होगी उसका टोटल कर लेना है। सपोज किस तरह से टोटल करना है, उनको ईयर्स को सम करके, ये क्या है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स, जो ईयर्स के डिजिट्स हैं उनको सम करके। तो 4 है तो 4 3 2 1 इन सबको हमने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो 10 आ गया। तो फिर हमने क्या किया, 4 जितना होगा 1/10 नहीं करना, 4 पहले साल के लिए, पहले साल की डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे, 4/10, 4/10, 4/10, और फिर क्या करेंगे 3/10, फिर क्या करेंगे 2/10, और फिर क्या करेंगे 1/10। इस तरतीब का थोड़ा सा आपने जो है वो ख्याल रखना है। इस अरेंजमेंट को क्यों किया है, क्योंकि कंसीडर ये समझा जाता है कि जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट में डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है, स्टार्ट में डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है, और बाद में आस्ते आस्ते से वो डेप्रिसिएशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस वजह से उन्होंने इस अरेंजमेंट को जो है ना फॉलो किया हुआ है। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में स्केड्यूल बना लेते हैं। हमारे पास जो है, इस स्केड्यूल को मैं उठा रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने क्या करना है, यहाँ पे 2 एडिशन कर देता हूं मैं, चलो एक ही कर देता हूं, डेप्रिशिएबल अमाउंट का, डेप्रिशिएबल अमाउंट का। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है मेरे पास, तो बता सकता है इस क्वेश्चन में क्या फार्मूला है डेप्रिशिएबल अमाउंट का? सर कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो कॉस्ट कितनी है और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5000 कॉस्ट सर 5000 है और रेजिडुअल वैल्यू सर। 0 तो मेरे पास डेप्रिशिएबल वैल्यू कितनी होगी, 5000 ही होगी। 5000। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो अब मैंने ये कैलकुलेशन की थी यहाँ पे, शायद आपको याद हो, अभी की है मैंने, 4 ये वाली 4/10 मल्टीप्लाई बाय डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो मैं यही कैलकुलेशन यहाँ पे करता जा रहा हूँ, 4 डिवाइडेड बाय 10, और इसको मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ किसके साथ, डेप्रिशिएबल अमाउंट के साथ, जो कि कितनी है, 5000 है। मेरे पास क्या आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई पहले साल की। अब दूसरे साल की फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, चलिए पहले इसको लिख लेता हूँ। तो इसकी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 2000। कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5000 माइनस 2000, कितना बचेगा, 3000। अब सेकंड ईयर में जा रहा हूं, तो सेकंड ईयर में मैंने क्या करना है, 3/10, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 5000 के साथ, 1500। और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, सही हो जाएगी 3500। और ये कैरिंग अमाउंट हो जाएगी मेरे पास।
1500 थर्ड ईयर में गया, इसमें भी मैंने क्या करना है, 2/4 और मल्टीप्लाई बाय 1000 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गई एक मिनट 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2 और 10 मल्टीप्लाई बाय 5000। 5000। ये मेरे पास क्या आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई 1000 और ये मेरे पास कितना हो गया 45,000 100 सॉरी। 45। और ये मेरे पास जो है ये कितनी बची 500। अब मैंने 500। क्या करना है, ये दोबारा करना है मैंने, तो मैं क्या करूंगा 1/4 1/10 और उसको मैंने मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 5000 के साथ, तो ये मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 500। 5000 हो जाएगी और ये कितना आ जाएगा 0। सर ये 4500 कहाँ से है? क्या क्वेश्चन है इनका, आवाज कट गई थी इनकी। सर थर्ड लाइन में ये 4500 कहाँ से है? ये 4500 कहाँ से, ये बेटा अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन मुराद क्या है कि जिसमें जितनी भी उसकी लाइफ है उसकी डेप्रिसिएशन अकामुलेट करेंगे। आप ये 3 साल गुजर चुके हैं तो 3 साल की डेप्रिसिएशन जब इकट्ठी करेंगे तो ये 4500 आ रही है, 2000, 1500 और 1000। ये मैंने 4500 लिख दिया। सही है सर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है सम ऑफ फिगर डिजिट्स मेथड जो है ना वो भी हो गया। सर ये जो आपने किया 4 डिवाइड मतलब 10 किया फिर 3 डिवाइड 10 किया, ये हर सवाल में ऐसे ही करेंगे क्या? ये क्वेश्चन में नहीं, दिया वो हुआ है? जितनी लाइफ, सपोज एक क्वेश्चन में 5 इयर्स लाइफ है उसकी, तो हम क्या करेंगे तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे ऊपर से। फिर हम क्या करेंगे 5 4 3 2 और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे 5/15 और उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम डेप्रिशिएबल अमाउंट के साथ। डेप्रिसिएबल अमाउंट। सही है ठीक है सर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया यहां तक। अब डेप्रिसिएशन शुरू कब से करनी है, डेप्रिसिएशन शुरू कब से करनी है। अब आपने एक एसेट लिया, आज एसेट लिया, यूज के लिए अवेलेबल है आज से, लेकिन आप उसे यूज नहीं करते, कोई मसला बन गया है या कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत है और आप यूज करते हो आज से 2 साल के बाद। अब क्या ये 2 साल जो ड्यूरेशन जिसमें एसेट हमारे पास फारिग पड़ा रहा है, तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या नहीं करनी, डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करना शुरू करनी है। तो स्टैंडर्ड इसके बारे में कहता है कि आपने डेप्रिसिएशन तब से स्टार्ट जो है ना वो चार्ज करना शुरू करनी है जब से एसेट जो है आपके पास यूज करने के लिए अवेलेबल हुआ है। मतलब आज से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, चाहे आप यूज करें ना करें आपकी मर्जी है। अवेलेबल फॉर यूज है ना, तो आपने आज उसी दिन से आपने चार्ज करनी है। अब depreciation must be charged from the date the asset is available for use. It is capable of operating in the manners intended by the management. This may be earlier than the date it is actually brought into use. For example, when staff needed to be trained to use it, depreciation is continued even if the asset is idle. ठीक है, तो आपने कब से स्टार्ट करना है चार्ज करना है, जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा उस डेट से। अच्छा, बैलेंस मेथड जो है अगर चेंज हो जाए, सपोज आप स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड यूज कर रहे थे 4 साल की, आपने भी एक प्रोजेक्ट किया है 4 साल का, सॉरी आपने जो है ना वो देखा क्वेश्चन 4 साल उसकी लाइफ थी। तो अगर ऐसा हो जाए कि 2 साल के बाद या 1 साल के बाद आपको फील हो कि भाई ये जो मेथड है ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, तो हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, तो तब आपने क्या करना है। या फिर ऐसे हो जाए कि उस एसेट की रेजिडुअल वैल्यू पहले आपने बोला है कि 5000 है और अब आपको लगे कि नहीं 8000 है। या फिर ऐसे हो जाए कि पहले आपको लगा कि इस एसेट की लाइफ जो है वो 3 साल है, अब आपको लगता है इस एसेट की लाइफ जो है 5 साल है। तो ये तीनों चीजें हो सकती है, मेथड भी चेंज हो सकता है और उनकी लाइफ भी चेंज हो सकती है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी अगर चेंज आए तो क्या करना है, आपने क्या करना है, जो भी मेथड आप यूज कर रहे होंगे या जो भी चेंज आ रहा है एस्टिमेट जो आप कर रहे हैं, उससे पहले जो उसकी कैरिंग अमाउंट है, उससे पहले जो उसकी कैरिंग अमाउंट है उसको आपने एज अ कॉस्ट कंसीडर करना है, उसको आपने एज अ कॉस्ट जो है वो कंसीडर करना है। इस बात को पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगर कोई मेथड चेंज हो जाए, अगर उसकी लाइफ चेंज हो जाए, अगर उसकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए, तो जो भी मेथड पहले यूज कर रहे हैं, जो भी लाइफ पहले यूज कर रहे हैं, जो भी रेजिडुअल वैल्यू पहले यूज कर रहे हैं, उसके साथ जो उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है, जो उसकी बुक वैल्यू आ रही है,
जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ रही है उसी वैल्यू को आपने क्या करना है, उस वैल्यू को आपने एज अ कॉस्ट जो है वो कंसीडर करना है आपने। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 8। एक एसेट है जो कि आपने परचेज किया था कितने में, 1 लाख में। कब परचेज किया था? 1 जनवरी 2005 को। और आपने स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड यूज किया और डेप्रिसिएशन कितनी थी? 20,000 की। हर साल 20,000 की डेप्रिसिएशन होगी और उसकी लाइफ कितनी होगी? 5 साल। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, मतलब 20,000 पहले साल डेप्रिसिएशन होगी, फिर 20,000, फिर 20,000 और ये 5 साल तक 1 लाख डेप्रिसिएशन हो जाएगी और इस तरह से आपकी रेजिडुअल जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ये पहले इस तरह से आप लेकर चल रहे थे। कब एसेट परचेज किया था? 1 जनवरी 2005 को। अब हुआ क्या? द एनुअल रिव्यू ऑफ द एसेट लाइव्स इन अंडरटेकन, जो एनुअल जो है रिव्यू हुआ एसेट का। ठीक है, और पर्टिकुलर एसेट के बारे में उन्होंने बोला है कि इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है ना, कब? 1 जनवरी 2007 को। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद ये रिव्यू हुआ है और उसके बाद ये डिसाइड किया कि इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी है? 8 इयर्स। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 8 इयर्स। जो बाद में लाइफ बचती है वो कितनी है? 8 साल और पड़ी है। पहले आपने एस्टिमेट किया था 5 साल, 2 साल गुजर गए। ठीक है, उसके बाद आपको पता क्या चला कि इसकी जो है ना लाइफ कितनी है? वो 8 साल जो है ना वो और है। ठीक है, अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रिसिएशन बनानी है 31 दिसंबर 2007 की। आपको ये पता कब चला है? 1 जनवरी 2007 को। और अब आपने ये जो है वो बताना है कि डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट से जो है वो हमने चार्ज करनी है। कब चार्ज करनी है? 2007 में, 31 दिसंबर 2007 में। ये आपने कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि एसेट जो है वो कितना, एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी थी शुरू में। ये कब की बात है? ये बात है 1 जैन 2005। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है उस वक्त? 1 लाख। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, और यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। तो हमने जो है वो स्ट्रेट लाइन बैलेंस वाला मेथड का जो फार्मूला है वो लगाया। क्या था? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 0। और हमने जो है इसकी जो है वो यूजफुल लाइफ कितनी है? 5। तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली 1 साल की, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो पहले साल 20,000 है, दूसरे साल कितनी होगी? फिर सेम होगी 20,000। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन कब चार्ज किया हमने? 31 दिसंबर 2005 को। और ये हमने कब चार्ज की? ये हमने 31 दिसंबर 2006 को। ठीक है, अब 31 दिसंबर 2005 को कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 80,000। और 31 दिसंबर 2006 को कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 60,000। क्लियर है यहां तक? अब वो कहते हैं 1 जैन 2007 को रिव्यू हुआ है और हमने क्या डिसाइड किया है? हमने ये डिसाइड किया है जो एसेट है उसकी लाइफ कितनी है? 8 इयर्स। लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ कितनी है? 8 इयर्स। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो इट मीन रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? वही 0 होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉस्ट कितनी होगी। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? कॉस्ट कौन सी लेनी है आपने? कैरिंग अमाउंट ऑफ लास्ट पीरियड। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ लास्ट पीरियड कितनी है? ये 60,000 है। तो हमने जो है वो कॉस्ट कितनी कंसीडर करनी है? 60,000। ठीक है, अब हमने जो है 31 दिसंबर पे पहुंच जाना है 2007। ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 60,000। वो कैरिंग अमाउंट, उसमें से हमने माइनस करना होता है रेजिडुअल वैल्यू, वो किया, और डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ पे। तो यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? 8 इयर्स है। 8 पे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 7500 रुपए क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कब की? 31 दिसंबर 2007 की। और यही हम एंट्री पास कर देंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी। कोई मसला है इसमें? सर क्या फार्मूला बताया लास्ट डेप्रिसिएशन रुपये का? कर दें।
most 75 कैसे हैं? क्या बेटा कैसे आया है? ये डेप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला मतलब सर ये 7500 कैसे हैं सर, ये रिपीट कर दें। स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड का क्या फार्मूला है बेटा? बेटा स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड का फार्मूला तो बता दे कोई। यस सर, कॉस्ट माइनस Cost में। रेजिडुअल और तो यूजफुल लाइफ। यस इसमें कॉस्ट कितनी हमारे पास, अब हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट है वो कॉस्ट बन जाएगी जब मेथड चेंज होगा, जब लाइफ चेंज होगी, जब रेजिडुअल वैल्यू चेंज होगी, तो जो कैरिंग अमाउंट होगी लास्ट पीरियड की वो क्या बन जाएगी आपके पास? कॉस्ट बन जाएगी। तो कॉस्ट कितनी है? 60,000 है हमारे पास। ये जहां पे मेरा माउस है वहां पे देखें, उसमें से मैंने माइनस करना है क्या? रेजिडुअल वैल्यू। तो रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0। तो वो मैंने 0 लिख दी और डिवाइड कर दिया किस पे? यूजफुल लाइफ पे। यूजफुल लाइफ कितनी है? अब 8 ईयर्स है। अब कितनी है? 8 ईयर्स। तो मैंने 8 पे डिवाइड कर दिया, तो मैंने जो है इस तरह से डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकाल ली अंडर स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड। ओके सर। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये आपके पास क्या डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसको डेप्रिसिएशन के टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ। इसमें आपने ये तीनों मेथड के साथ क्वेश्चंस करने हैं। इस मेथड के आपको जो है रेट कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको कैलकुलेटर जो है उससे वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, मोबाइल से कैलकुलेटर यूज करने की। और बाकी जो है सर एक मेथड क्वेश्चन वो था तो आपने कैसे यूज करना है वो आपको मैंने करवा दी है स्टैंडर्ड से। अब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन की। सर। जी बेटा। सर आपने अभी बताया कि डेप्रिसिएशन अगर ईयर चेंज होता है तो ऐसे करेंगे, मतलब पहले 2 साल में स्ट्रेट लाइन था, फिर बाद में सर उसका 8 इयर्स हो गए हैं। हाँ अगर सर पहले स्ट्रेट लाइन मेथड हो और हाँ। अगर बाद में वो ईयर्स भी चेंज कर दे और मेथड भी कह दे डिमिनिशिंग बैलेंस, तो सर फिर क्या करेंगे? फिर आपके पास कॉस्ट कितनी यस सर। होगी? 60,000। रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? यस सर। एक करेंगे। और यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 8। यस और रेट कैलकुलेट कर लेंगे और शुरू कर देंगे उसको सॉल्व करना। ठीक है आगे सर, वैसे मतलब schedule बना नेक्स्ट फिर लेंगे। उसी से करेंगे फिर। उसी से करेंगे। और अगर सम ऑफ ईयर डिजिट्स पे आ जाए तो आपने यहाँ पे अब 8 इयर्स लेने हैं। 8 + 7 + 6 + 5 4 3 2 1 और ऐड कर देना है फिर 8 डिवाइडेड बाय जो भी आंसर आएगा सम का, फिर 7 डिवाइडेड बाय वो, फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, आपकी हर साल की डेप्रिसिएशन आती जाएगी। ठीक है सर। इसमें जो चेंज वाला पॉइंट है, ये टेक्निकल जो पॉइंट है वो ये है कि कैरिंग अमाउंट जो होगी लास्ट पीरियड की उसको आपने कॉस्ट कंसीडर करना है। बाकी डाटा जो है वो जो भी चेंज होगा अपडेटेड वो आपने ऐसे अज्यूम करना है जैसे एसेट आपने अभी परचेज किया है। क्लियर है? सर अगर वो पहले डिक्लाइनिंग मेथड यूज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन कर ही नहीं रहा, और हाँ। उसके बाद वो सम ऑफ ईयर्स वाला कर रहा है, सर हाँ। पहले हम स्ट्रेट लाइन वाला कैलकुलेशंस करके बाद में फिर आगे चेंजिंग करेंगे। दोबारा क्वेश्चन दोबारा पूछे। सर लेट्स सपोज इसमें तो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा था, हाँ। तो हमने ईयर्स चेंज हो गए यूजफुल लाइफ। सर अगर वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज ही नहीं कर रहा, वो स्टार्ट ही मतलब दूसरे से कर रहा है, डिक्लाइनिंग बैलेंस वाले मेथड हाँ। से, और मतलब वो चेंज होकर दूसरा हो जाता है सम ऑफ ईयर्स वाला, हाँ। तो फिर कैसे होगा? तो फिर आप पहले यहाँ पे इस डाटा, ये जो डाटा अवेलेबल होगा आपके पास ये वाला इतना सारा, जी सर। इसमें आप डिक्लाइनिंग के साथ इसको सॉल्व करेंगे 2 साल के लिए। जी सर। फिर वहां से जो कैरिंग अमाउंट आपके पास बचेगी उसको आप Yes, यहाँ sir. पे लिख देंगे और बाकी चीजें यहाँ पे अपडेट कर देंगे जो अपडेटेड वहां पे इंफॉर्मेशन होगी। और फिर आगे जो भी जी। मेथड है, मेथड का मसला नहीं है, जो भी मेथड कहाँ पे भी क्या आपने यूज कर देना है, आपको पता तो है कैसे यूज करना है। इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन निकालना जो है ये आपका काम है। बस अगर अकाउंटिंग जो है वो चेंज हो जाए तो स्टैंडर्ड जो है वो चेंज कर दे उसको। मतलब पहले हमें ये निकालना होगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। बेटा स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड मैंने ये नहीं बोला कि हर दफा ये मेथड देगा आपको। मैंने ये Yes, बोला sir. है कि अब डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं तो वहां पे भी तो सेकंड ईयर में कोई ना कोई कैरिंग अमाउंट होनी है। यस सर। ठीक है।
तो वहां पे जो भी कैरिंग अमाउंट होगी वो आप, अब सपोज ये क्वेश्चन है अभी हमने किया है उसके साथ, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 साल यूज करने के बाद वो कहता है मैंने मेथड चेंज कर दिया है, यस सर, ठीक है। तो अब मेरे पास इस यहाँ पे जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 70.6, 71 कर लेते हैं ना इजीनेस के लिए, यस सर, ठीक है। और मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी, सर 0, और यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 8 years, यस सर, ठीक है। तो अब जो मेथड वो कहे, अब सपोज वो कहता है सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड के साथ करो, आप उसके साथ कर दो, जो मेथड वो कहे वो आपने यूज कर लेना। ओके सर। आगे मूव करते हैं रीवैल्यूएशन के ऊपर। तो एसेट को रिकॉर्ड करने के बेटा 2 मेथड्स होते हैं, दो मॉडल्स होते हैं जो आपके पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के 2 मॉडल्स होते हैं। एक होता है कॉस्ट मॉडल, एसेट जो है वो अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कॉस्ट उसकी होगी। अब आपने लैंड ली आज से 5 साल पहले 5 लाख की, तो जो 5 लाख की आपने लैंड ली है, एसेट को आपने वहीं पे 5 लाख का शो करते रहना है, 5 लाख 5 लाख हर साल। दूसरा मेथड क्या है, रीवैल्यूएशन मेथड मॉडल। अब अभी तक हमने जो अकाउंटिंग पढ़ी है ये सारी किसकी थी, कॉस्ट मॉडल की थी। कॉस्ट मॉडल जो कॉस्ट थी एक दफा हमने काउंट कर कैलकुलेट कर ली, और उसके साथ हमने जो है वो सारा जो है करते रहे, क्वेश्चंस करते रहे। अब जो हम मेथड पढ़ने लगे हैं वो है रीवैल्यूएशन मॉडल। इसमें क्या होता है, हर साल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको जो है वो अलाउ करता है, आप हर साल जो है वो रीवैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन एक बात वो क्लियर करता है, वो कहता है एक दफा आपने रीवैल्यूएशन कर दी एक एसेट की, ठीक है, सपोज आपने बोला कि मैंने लैंड की रीवैल्यूएशन करनी है, तो फिर हर साल करनी है। फिर क्या करेंगे आप, हर साल जो है एसेट, पहले साल आपने ऐसे लैंड खरीदी थी 5 लाख की, दूसरे साल आपने देखा, आपको पता चला कि ये जो लैंड है आप कितने की हो गई है, 7 लाख की हो गई है। तीसरे साल पता चला आपके पास कितनी हो गई है, आपके पास ये 10 लाख की हो गई है। आपने क्या करना है, हर साल उसका रिव्यू करते रहना है, रिवैल्यूएशन करते रहना है। अब पहले साल जब आपने लैंड परचेज की थी, आपने क्या एंट्री पास की, लैंड डेबिट 500 में कर रहा हूँ, लैंड डेबिट, और जो भी कैश दे रहे होगे या जो भी कर रहे थे आप उसको क्रेडिट कर दिया आपने 500 से। अब दूसरा साल आया, दूसरे साल आपको पता चला कि लैंड आपकी जो है वो 700 की होगी। कितने की होगी बेटा, 700 की। अब आप क्या करोगे, लैंड को बढ़ा दोगे, लैंड को फिर डेबिट कर दोगे, लेकिन 700 से नहीं करोगे क्योंकि 500 तो ऑलरेडी अकाउंट उसका शो कर रहा है। अब आपने 200 से करना है ताकि 700 हो जाए। 200 से आपने डेबिट कर दिया, ठीक है, लेकिन अब कैश तो आप नहीं दे रहे, ना आप पेमेंट कर रहे हो, ना आपने पैसे देने हैं। तो अब आपने यहाँ पे एक और अकाउंट ऐड करना है जिससे आप नाम देते हो किसका, रीवैल्यूएशन सरप्लस का, रीवैल्यूएशन सरप्लस का, ठीक है। ये एक रिजर्व होता है जो आप मेंटेन करते हो, रीवैल्यूएशन सरप्लस 200 रुपए, ठीक है। अब आपको पता चला कि ये आपका जो एसेट है कितने का हो गया, 1000 का हो गया है। अब आपने क्या करना है, लैंड को डेबिट करना है फिर, ठीक है। और अब आपने कितने के साथ करना है, आपको पता है कि 500 के साथ पहले मैंने खरीदी थी, 200 के साथ मैंने पहले किया तो 700 था, अब 1000 हुआ है, तो 300 जो है अब मैं मजीद करूंगा, तो 300 के साथ आपने डेबिट कर 300 और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है आपने वो क्रेडिट कर दिया 300 के साथ, ठीक है। तो आप रीवैल्यूएशन एसेट की जो है वो कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन जो है एसेट की वो कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एसेट की रिवैल्यूएशन से एसेट बढ़ता है तब करनी है, कम होना हो तो फिर क्या करनी है। तो कम होने के बारे में वो ये कहता है कि अगर ग्रेजुअली कम होगा तो फिर तो वो डेप्रिसिएशन होगी, फिर तो हम डेप्रिसिएशन लेते रहेंगे। और अगर अनग्रेजुअली कम होता है, ग्रेजुअली नहीं होता, अनग्रेजुअली होता है, ज्यादा अमाउंट जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे ज्यादा अमाउंट कम होती है अचानक, तो फिर हम जो है वो उसको इम्पेयरमेंट का नाम देते हैं। वो हमारे पास क्या होती है, इम्पेयरमेंट होती है।
तो फिर इम्पेयरमेंट को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम बाद में पढ़ेंगे, इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने जस्ट रिवैल्यूएशन को देखना है कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो हमने उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है। कंसेप्ट की समझ आई है रिवैल्यूएशन कंसेप्ट की? सर ये 300 का Yes, sir. कैसे, मतलब वो तो जैसे 500 से 700 होगा तो हम सिर्फ 200 को रिकॉर्ड करेंगे, अब ये मतलब 300 का कैसे है मतलब? अब 700 से 1000 हुआ है तो कितना, लैंड कितनी बड़ी है? 300 सही है। कोई मसला है किसी को? सर ये जो बताएं इस सर ये जो आप डिस्कशन में। इम्पेयरमेंट कह रहे हैं सर, ये लॉस होगा सर, इम्पेयरमेंट लॉस सर, जो हम पीछे पड़ा था। हाँ इम्पेयरमेंट लॉस होगा, अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। यस सर, ओके। अच्छा, दो तरह से कम हो सकती है, एक ग्रेजुअली कम होना और एक अनग्रेजुअली कम होना। और अगर ग्रेजुअली कम होगी तो वो डेप्रिसिएशन होगी, और अगर अनग्रेजुअली कम होगी तो वो इम्पेयरमेंट लॉस होगा। वो इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड है IS 36, वो हम जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा उसका। चलिए आप इधर आते हैं, क्वेश्चन है मेरे पास, वो कहता है IS 16 जो है PPE, वो कहता है कि आप एसेट को रिकॉर्ड करना है किसके ऊपर, कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। कॉस्ट मॉडल क्या है कि प्लांट जितनी उसकी वैल्यू है लेस कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, आप जो है कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। रिवैल्यूएशन के बारे में वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बी कैरिड एट रीवैल्यूएड अमाउंट लेस एनी सब्सिक्वेंट accumulated depreciation. If the revaluation alternative is adopted, two conditions must be complied with. Revaluation must be subsequently be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the fair value at each reporting year. जब भी आपने रिवैल्यूएशन वाला मेथड जो है अडॉप्ट करना है तो आपने एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक रेगुलर टाइम के बाद, मतलब हर साल या हर पीरियड या हर 5 साल बाद, हर 2 साल बाद, एक रेगुलर पीरियड के साथ आपने जो है वो उसकी कैरिंग अमाउंट चेक करते रहना है, ठीक है, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंग जो है ना हर साल फिर रिवैल्यूएशन आपने करनी है। उसके बाद क्या कहता है, व्हेन एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिवैल्यूएट द एंटायर क्लास ऑफ एसेट टू बी व्हिच द आइटम बिलोंग्स मस्ट बी रिवैल्यूएट। सपोज आपने, अगर आपके पास एक जो है वो टेबल पड़ा है, आप कहें कि इस टेबल की मैंने रिवैल्यूएशन देखनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने टेबल की देखनी है तो पूरी क्लास ऑफ एसेट्स की, फिर जितना भी फर्नीचर होगा सबकी देखनी है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक आइटम की देखें, पूरे सारे एसेट्स की बात भी नहीं कर रहा, एक क्लास की बात कर रहा हूं। अगर फर्नीचर की किसी टेबल की देखनी है तो आप कहेंगे मैंने पूरे फर्नीचर की देखनी है, फिर पूरे फर्नीचर की देखी जाएगी। अगर आप मशीनरी की देखेंगे तो जितनी भी मशीनरी होगी सब मशीनरी की देखी जाएगी। ये नहीं कि आप जस्ट एक जो है एक मशीनरी को देखें, ठीक है। तो अगर बिल्डिंग है तो सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं देखी जाएगी, पर्टिकुलर बिल्डिंग की, बल्कि जितनी भी बिल्डिंग्स होंगी उन सब की जो है आपने रिवैल्यूएशन करनी होगी। तो ये सब कुछ आपने करना है। अब एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। इसमें वो कहता है कंपनी, एक कंपनी है, ये थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल भी है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी है, उसने रीवैल्यूएट करनी है। पहले हमने तो लैंड के बारे में पढ़ा था ना, तो लैंड में कोई डेप्रिसिएशन हमारे पास नहीं होती, तो अब बिल्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें डेप्रिसिएशन जो है ना अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन वो भी होगी। तो आवाज आ रही है सब तक? यस सर। एक बिल्डिंग है, 31 दिसंबर 2007 को बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन है कितनी, 1200, और डेप्रिसिएशन कितनी गिवन है, 144। तो उसकी जो कैरिंग अमाउंट बन रही है वो कितनी बन रही है, 1056। ये कब की बात है, 31 दिसंबर 2007 की। 1 जनवरी 2008 को आपने जो है बिल्डिंग रिवैल्यूएट की और आपको पता चला ये बिल्डिंग जो है कितने की है, 1400 की है। बिल्डिंग कितने की है, 1400 की है, और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, वो 40 ईयर्स है। अब वो कहता है इसको आप कैसे फाइनल अकाउंट में या कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखेंगे। तो अब इसको हम देख लेते हैं एक दफा। यहाँ पे कॉस्ट कितनी है बिल्डिंग की, 1200, और इसकी डेप्रिसिएशन है कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कितनी है, 144। और ये मेरे पास जो है इसकी बुक वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, ये बुक वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या करना है,
वो मुझे कहता है कि 31 दिसंबर को रिवोल्यूशन हुई है और एसेट कितने का हो गया है, बिल्डिंग कितने की हो गई है, 1400 की। बिल्डिंग कितने की हो गई है, 1400 की। अब मैंने इसको अकाउंट फॉर करना है, इसकी एंट्री पास करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? अब जो चीजें समझने वाली हैं वो ये है, जब रिवोल्यूशन होती है तो रिवोल्यूशन में उसको आपने जो है, अगर आपके पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, अगर आपके पास अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हो तो सबसे पहले आपने उसको कम करना है। अब सपोज एक दफा इस चीज को छोड़ दें, इस चीज को छोड़ दें। अब सपोज मैं कहता हूं मैंने रिवोल्यूशन की है और रिवोल्यूशन के बाद मुझे पता चला है कि मेरे पास जो एसेट है उसकी जो रिवोल्यूशन है वो कितनी है, वो है सपोज मैं कहता हूं 1150। कितनी है, 1150। इट मींस मैंने जो एसेट को अब रिकॉर्ड करना है वो 1150 पे करना है। किस पे करना है, 1150 पे। लेकिन एसेट जो मेरे पास जो है शो हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 1056 पे। अब मैंने इसको कितने पे करना है, 1150 पे। तो कितने का डिफरेंस है बेटा, शेयर 96 सर, 94 सर, 94 का। 94। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है मैं बिल्डिंग को डेबिट कर दूं 94 से, ठीक है, और रिवोल्यूशन सरप्लस को जो है वो क्रेडिट कर दूं, आरएस रिवोल्यूशन सरप्लस उसको मैं क्रेडिट कर दूं किसके साथ, 94 से। एक तरीका तो मेरे पास ये है। लेकिन स्टैंडर्ड इसको एप्रोप्रिएट तरीका नहीं कहता। स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है उस एसेट की डेप्रिसिएशन अगर गिवन है आपके पास तो आप उसको कम कर लो। आपको पता है कि अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट होता है और ये कंट्रा एसेट है, ठीक है, तो आप उसको कम कर लो। तो इसको अगर आपने कम करना है तो आप क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे, तो आप बिल्डिंग की जगह पे उस एसेट को अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, 44 और रिवोल्यूशन सरप्लस वो कितना, 44 सॉरी 94 सॉरी 94। अब इससे क्या होगा, अब इससे क्या होगा, अब ये 144 पहले क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, ये 94 डेबिट हो जाएगा, तो ये आप कितना बचेगा, 144 माइनस 94 50। और एसेट को मैंने अब रिकॉर्ड करना है तो मैं अब इसकी बुक वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मैं कैसे निकालूंगा, 1200 इसकी कॉस्ट है, उसमें से लेस कर दूंगा ये 50, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एसेट कितने का आ जाएगा, 1150 का, जो मैंने रीवैल्यूएट किया था। बात समझ आ रही है सर लेकिन पहले 1150 आपने कैसे ले लिया था, मतलब अब तो पता लग रहा है ना कि 50 बेटा वो पहले बाद मैंने में। अज्यूम किया था कि रिवोल्यूशन 1150 हुई है, मैंने एसेट की रिवोल्यूशन करवाई है और उन्होंने बोला कि एसेट 1150 रुपए का है। मतलब किसी से रेट लगवाया है एसेट का, रेट लगवाया या जैसे भी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से मुझे पता चला मेरा एसेट कितना है, 1150 रुपए का है, ठीक है। तो मैंने देख लिया कि भाई कितना डिफरेंस आ रहा है, 94 का आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 94 का। तो मैंने 94 की एंट्री पास करवाई, ये वाली 94 की ये एंट्री पास करवाई, और फिर मुझे पता चला कि ये एसेट जो है मेरा 1150 रुपए से रिकॉर्ड हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। सपोज मैं इसको कहता हूं कि रिवैल्यूएशन के बाद एसेट जो है मेरा वो कितने का है, 1100 का है। कितने का है बेटा, 1100 का है। अब आप निकालोगे चेंज, चेंज कितना आया है, 1056 था और अब वो कहता है 1100 का है, तो इट मींस मेरा एसेट कितने का बढ़ा है, 44 का। 44 का सर। अब मैं ये एंट्री पास करूंगा 44 के साथ, इसके साथ बेटा 44 के साथ। अब मैं एंट्री पास करूंगा 44 के साथ, और ये पहले मेरे पास 144 है। कितना है, 144 क्रेडिट बैलेंस है इसका। क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और अब ये कितना हो रहा है, 44 से डेबिट हो रहा है, 44 से अब ये डेबिट हो रहा है। तो मेरे पास अब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बच जाएगी, 100 रुपए। 144 क्रेडिट बैलेंस है और 44 जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो 100 रुपीज क्या हो जाएगी मेरी डेप्रिसिएशन हो जाएगी अकामुलेटेड। और मैंने बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लूंगा,
कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि 1100 बनती है, तो 1100 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और मैंने बोला था रिवैल्यूएशन भी मेरी 1100 आनी चाहिए, तो 1100 आ गई। इसकी समझ आई है इस बात की जो मैंने की अभी? एंड Yes, वाली sir. की नहीं है सर। सर कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन जो है वो 44 से अगर ज्यादा कर दे 44 से ज्यादा या कम कर दें सर। तो क्या करेंगे? तो ज्यादा भी की तो थी 94। ना भी की है मैंने, 94 की थी अभी। सर 44 वाला स्टेप रिवाइज करें। मुझे End वाला। पॉइंट की समझ आ गई है जो शावेज कह रहा है। सर सिर्फ अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने कम या ज्यादा करनी है, नहीं, ये नहीं। अब यही पॉइंट मैंने समझाना है आगे। जब तक आपकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 144 पूरी नहीं हो जाती, पॉइंट समझिएगा, जब तक आपकी डेप्रिसिएशन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन 144 पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपने अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है। और जब आपकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 140 रिवैल्यूएशन जो है वो इससे भी क्रॉस हो जाए, फिर आपने अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को तो करना ही करना है, प्लस कुछ और भी करना है। वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। अभी बता, इस यहां तक बताएं, यहां तक जो इश्यूज हैं वो पहले मैं रिजॉल्व कर लूं। सही है, लास्ट वाला रिवाइज करें ना, 44 वाला आप जल्दी से मीटिंग ज्वाइन करें, मीटिंग एंड हो गई है।